क्लास 11 के मिड टर्म एग्जाम्स में मुझे सिर्फ 37% आए थे। 2 महीने मेहनत करने के बाद मुझे फाइनल एग्जाम्स में सीधा 99% आ गए, बट स्टिल 99% लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी पापा खुश थे, मेरे टीचर्स वर सो प्राउड ऑफ मी कि व्हाट इज़ द कमबैक। मेरे फ्रेंड्स शॉक थे कि मैंने 2 महीने में पढ़कर 99% कैसे स्कोर कर लिया सीधा 37% से, बट फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक, क्योंकि लास्ट के 2 महीने में मैंने जल्दबाजी में तो पढ़ाई की, सारी स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चन सब कुछ तो फॉलो किया, बट मेरा कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके जो आने वाले मिड टर्म एग्जाम से क्लास 11th में आप उसमें डेफिनेटली मोर दैन 95% ईजिली स्कोर कर लोगे। बस अभी से आज इस वीडियो को फॉलो कर लो और जो मैं बता रही हूँ उसको बाय हार्ट फॉलो कर लेना। क्लास 11th के मिड टर्म एग्जाम्स में मुझे सिर्फ 37% आए थे। हाँ, सिर्फ 37%। मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे हो गया। 2 महीने मेहनत करने के बाद, दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज फॉलो करने के बाद, एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, हर वो चीज़ करने के बाद मुझे फाइनल एग्जाम्स में सीधा 99% आ गए। 37 से 99% तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट तो था ही, येट बहुत कम टाइम में हुआ। दैट इज़ ओनली बिटवीन 2 to 3 months आफ्टर माई मिड टर्म एग्जाम्स, बट स्टिल 99% लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मम्मी पापा खुश थे, मेरे टीचर्स वर सो प्राउड ऑफ मी कि व्हाट इज़ द कमबैक। मेरे फ्रेंड्स शॉक थे कि मैंने 2 महीने में पढ़कर 99% कैसे स्कोर कर लिया सीधा 37% से, बट फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि लास्ट के 2 महीने में मैंने जल्दबाजी में तो पढ़ाई की, सारी स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चन सब कुछ तो फॉलो किया, बट मेरा कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में पढ़ाए जाने वाले जो मेन कंसेप्ट होते थे मैंने तो उन्हें ही नहीं पढ़ा, वही क्लियर नहीं थे। मिड टर्म एग्जाम्स में 37% आए, लास्ट में हर एक चीज़ को बस मगअप करके 99% आ गया। ऑल दो फाइनल एग्जाम्स के बाद मेरे पास एक क्लियर आइडिया था कि क्लास 11th होता क्या है, बट मेरे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे, क्योंकि मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस था कि मिड टर्म है, अभी कौन ही पढ़ता है, फाइनल एग्जाम्स में पढ़ेंगे। जब क्लास 12 स्टार्ट हुआ तो मुझे चीज़ें डिफ़िकल्ट लगने लगी, जब टीचर ये बोलते थे कि ये तो क्लास 11th में पढ़ा था ना, बट आई वॉज थिंकिंग यार मैंने तो क्लास 11th के 6 महीने वेस्ट कर दिए थे, मैंने मिड टर्म को एक रैंडम पीरियोडिक टेस्ट समझा था, एंड दिस वॉज द मिस्टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्यों मिड टर्म एग्जाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपके फाउंडेशन के लिए, आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कॉलेज एडमिशन्स के लिए, आपके लाखों बर्डन के लिए। क्योंकि जब आप क्लास 12th में जाते हो तो सिर्फ बोर्ड्स नहीं होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होता है, जैसे कि CUET, नीट, JEE, CA फाउंडेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। प्लस आपको क्लास 12th में भी एक बेंचमार्क सेट करना होता है। आई एंडेड अप स्कोरिंग 99% इन माई क्लास 12th एज वेल, एंड आई वॉज द ओवरऑल स्कूल टॉपर ऑफ माई स्कूल, क्योंकि मैंने क्लास 11 से जो चीज़ सीखी वो मुझे 12th में बहुत हेल्प किया। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो आपके जो आने वाले मिड टर्म एग्जाम से क्लास 11th में आप उसमें डेफिनेटली मोर दैन 95% ईजिली स्कोर कर लोगे। बस अभी से आज इस वीडियो को फॉलो कर लो और जो मैं बता रही हूँ उसको बाय हार्ट फॉलो कर लेना। अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पूरी वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हम एवरी वीक आपके लिए बात करने वाले हैं, आपके ऊपर स्ट्रैटेजीज आने वाली है, और क्लास 11th को मैं आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगी। क्लास 12th में तो मैं आपको पढ़ाती भी हूँ कॉमर्स, बट क्लास 11th में चाहे आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, दिस इज द बेस्ट वीडियो यू आर वॉचिंग टुडे फॉर क्लास 11th, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटेजी आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है, बिकॉज दिस इज समथिंग पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड दिस इज समथिंग nobody is going to tell you. So please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो हाइप भी कर देना, ताकि ये वीडियो हर वो क्लास 11th के बच्चे तक पहुंचे जो मिड टर्म को बहुत नॉर्मली लेकर बैठा हुआ है। क्लास 11th तुम्हारी एकेडमिक सेशन स्टैंडर्ड KG से लेकर क्लास 12 तक का सबसे डिफिकल्ट क्लास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 12 में तुम कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हो, बहुत देर तक पढ़ाई करते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बोर्ड्स का बर्डन होता है। तुम्हारे लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाता है कि तुम्हें इतने % इतने मार्क्स लेकर आने हैं। तुम जैसे ही क्लास 11th में आते हो तुम एक रिलैक्स मोड में चले जाते हो कि यार क्लास 11th है, आराम से पढ़ूंगा, बट यही रिलैक्स मोड कब धीरे धीरे महीने ख़त्म करने लगता है हमें पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए क्लास 11th को वन ऑफ द टफेस्ट
सेशन बोला जाता है पूरे एकेडमिक जर्नी में, क्योंकि एक तो तुम्हारे पूरे स्ट्रीम्स बदल जाते हैं। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में तुम सेग्रीगेट हो जाते हो। साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो तुम क्लास 10th में फिर भी पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बट 11th में वो चीज़ें कंप्लीटली बदल जाती है। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको बिजनेस, फाइनेंस, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनके तो सब्जेक्ट्स ही अलग हो जाते हैं। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स भी 10th वाली नहीं होती है, कंप्लीटली अलग होती है। तो इसीलिए क्लास 11th आपका बेस होता है आपके 12th के लिए, आपके फाउंडेशन के लिए, CUET एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कॉलेज एडमिशन्स के लिए, एंट्रेंस के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे JEE, नीट, CA फाउंडेशन। तो क्लास 11th में आपको भले आपने अप्रैल वेस्ट कर दिया, मई वेस्ट कर दिया, जून वेस्ट कर दिया, जुलाई से सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद आपके मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं। मिड टर्म एग्जाम्स बहुत ज़रूरी है आपके इनिशियल बेस के लिए, यह आपकी पहली सीढ़ी होती है। यहाँ से आपका एक रूटीन बनना सेट होता है, उसके कारण आपके फाइनल एग्जाम्स अच्छे होते हैं। और फिर आप 12th के सेशंस आपके मार्च से ही स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 12th में सिलेबस वाइड होता है, तो स्कूल सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो 12th में ईजी होता है। जब आपके टीचर क्लास में बोलेंगे ये 11th के कॉन्सेप्ट है, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी अगर आपने अभी से ध्यान दे दिया। एंड अगर आप रेस्ट मोड में बैठे हो तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब तुम यही सोच रहे होगी कि यार 2 महीने बचे हैं, मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले, अभी मैं क्या करूँ, मैंने अप्रैल, मई, जून ऑलरेडी वेस्ट कर दिए, अब क्या करूँ। सबसे पहली चीज़, पैनिक मत करो। मैंने 37% स्कोर किया था, मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे मिड टर्म में 95% स्कोर कर सकते हो, फाइनल एग्जाम्स में 99% स्कोर कर सकते हो, 12th में मोर देन 99% स्कोर करके ओवरऑल स्कूल टॉपर क्या CBSE टॉपर बन सकते हो। तो 11th में अभी सबसे पहली चीज़, पैनिक मत करो, एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे, मैं हेल्प करूंगी, मुझे देखकर ईजिली बना लोगे। नंबर 1, रियलिटी चेक। एक सिंपल नोटबुक निकालो, नोटबुक में 3 सेक्शंस बनाओ, नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, पार्शली डन। अपने सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को उसमें लिखते जाओ। साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस के सब्जेक्ट, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के, और ह्यूमैनिटीज़ के हो तो ह्यूमैनिटीज़ के। अब देखो कितनी चीज़ें कंप्लीट है, कितनी चीज़ें पार्शली कंप्लीट है, और कितनी चीज़ें अनटच्ड है, मतलब तुमने छुआ ही नहीं है। ट्राई करो कि पहले अनटच्ड चीज़ों को पार्शली डन में लेकर आओ, पार्शली डन को कंप्लीट करो। कंप्लीट वाले चीज़ को साइड छोड़ दो, क्योंकि वो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्टेप 2, बैकलॉग्स के पीछे मत भागो। जो तुम करेंटली पढ़ रहे हो उनको पहले पढ़कर पूरा ख़त्म कर दो। फिर जो तुमने नहीं पढ़ा, एकदम नहीं पढ़ा है, उनको एवरी 3 टाइम्स अ वीक पढ़ो, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो बैकलॉग के लिए 3 डेज, रेस्ट चैप्टर के लिए 4 डेज। मतलब जो तुम पढ़ रहे हो उसमें 4 दिन का टाइम डेडिकेट करो। जो नहीं पढ़ रखा है, जिसमें बहुत बैकलॉग इकट्ठा होकर पहाड़ बन गया है, उसके लिए 3 दिन का टाइम दो। ठीक है, नाउ हियर कम्स द मेन स्ट्रैटेजी। अपने दिन को अब 4:3 में डिवाइड करो। 4 डेज फॉर द सब्जेक्ट्स जो तुमने कर रखे हैं, 3 डेज फॉर द सब्जेक्ट्स जो तुमने नहीं कर रखे हो, जो बैकलॉग का पहाड़ बन गया है। स्टेप 3, थ्योरी नहीं बेटा, क्लास 11th में सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, क्वेश्चंस, डायग्राम्स एंड केस स्टडीज़। तुम्हें जितना हो पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो तुम्हें दोनों चीज़ों को NCERT बेस्ड प्लस टेबल्स के थ्रू समझना होगा। बायोलॉजी के लिए बेटा थ्योरी ज़रूरी है, बट जितना थ्योरी तुम NCERT से पढ़ोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेम गोज़ फॉर मैथ्स, जितना हो पाए उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो NCERT से, एग्जाम्पलर से, PYQ बुक से। बहुत ज़रूरी है PYQs प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहीं से तुम्हारी हैबिट डेवलप होगी क्लास 12th के लिए। कॉमर्स के बच्चे हो बेटा, तो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे 3 मेजर टेक्स्ट बुक है, अकाउंट्स के, BST के और इकोनॉमिक्स के, इनको सबसे पहले कंप्लीट करो। इसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। इससे क्या होगा कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एवरी चैप्टर ओनली प्रैक्टिस 20 to 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो जितना हो पाए NCERT को मगअप कर लो, मतलब इतनी ज़्यादा बार रीड कर लो कि चीज़ें तुम्हें छप जाए कि अरे ये टॉपिक इस पेज नंबर का है, इतने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। दिस इज द ओनली क्लिक फॉर ह्यूमैनिटीज अगर तुम्हें टॉप करना है। आई फील लाइक ह्यूमैनिटीज में अगर तुमने ये ट्रिक समझ ली तो 100 लाना बहुत ईजी हो जाएगा। सो एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाओ, 70% प्रैक्टिस एंड 30% थ्योरी लर्निंग। थ्योरी एनीवेज तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी तुम्हें मार्क्स आते हैं। और लर्निंग पावर को अभी से इंक्रीज करो, क्योंकि यही लर्निंग पावर 12th में काम आएगा। मिड टर्म एग्जाम तुम्हारी पहली सीढ़ी होते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स में पूरा सिलेबस आता है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, दैट इज संडे
संडेज, हर एक संडे को बेटा 2 घंटे का टाइम यूटिलाइज करना है। पूरे संडे तुम एंजॉय करो, मॉर्निंग में 2 घंटे अपना इवैल्यूएशन डे रखो। ये मैं क्लास 12th के बच्चों को भी बोलती हूँ एंड वो पढ़कर लिटरली टॉप करते हैं अपने हर एक एग्जाम में। वो मेरे पर्सनल बैचेज में पढ़ते हैं, मुझसे ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़ते हैं, वो हर एक एग्जाम में टॉप करते हैं इस एक ट्रिक के वजह से। संडे को 2 घंटे का इवैल्यूएशन टेस्ट रखना है बेटा। तुमने जो भी पढ़ा पूरे वीक, मंडे टू सैटरडे, तुम उसका 2 घंटे का इवैल्यूएशन लोगे। 30 मिनट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। तुम्हारे मेजरली जितने भी सब्जेक्ट्स है 30 मिनट्स का टेस्ट लो। 2 घंटा में तुम कितने पेपर्स पढ़ लोगे? 4 पेपर्स के टेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके संडे को इवैल्यूएट करना है, फिर वीक और स्ट्रॉन्ग में डिवाइड करना है, क्या टॉपिक्स वीक है, क्या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को छोड़ देना है, वीक टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करके नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स तुम्हें अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। ओके? अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रही हूँ कि बस क्लास 10 खत्म हुआ है वापस से पागलों की तरह 10-10, 14-14 घंटे पढ़ने लगो। नहीं, टेक योर टाइम, टेक रेस्ट। मुझे तुम्हारे डेली के बस 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे 30 मिनट्स के स्लॉट में, मतलब एवरी 30 मिनट्स यू टेक 10 मिनट्स ब्रेक। 30 मिनट एक प्रोडक्टिव स्टडी किया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, वापस 30 मिनट स्टडी की, 10 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसे करके तुम 2 घंटा पढ़ लो पूरे थियोरेटिकल चीज़, मतलब कंसेप्चुअल चीज़ों को समझो, अप्लाई करो, प्रैक्टिकली सोचो कैसे क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है। मोर देन पैसिव लर्निंग, डू एक्टिव लर्निंग। बुक कॉपी को बंद करके एक ब्लैंक पेज में लिखो कितनी चीज़ें समझ आई, क्या नहीं समझ आया, क्या वीक रहा। बच गए रिमेनिंग 2 घंटे। इस 2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो पाए। तो अल्टीमेटली तुम्हें बस 4 घंटे पढ़ना है, दैट इज 2 आवर्स फॉर कंसेप्ट एंड 2 आवर्स फॉर क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ कि 10 घंटे पढ़ना है। 11th में 4 घंटा पढ़ना इज मोर देन एनफ। जुलाई से स्टार्ट करो बेटा, फाइनल एग्जाम्स में धीरे धीरे टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तुम 2 घंटे में 2-3 सब्जेक्ट्स निपटा लोगे। दिस वॉज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अभी से, एंड तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। अब एक बात, मिड टर्म एग्जाम्स तुम्हारे सितंबर हाफ से स्टार्ट हो जाएंगे। इट विल गो अप टू सितंबर एंड, क्योंकि अक्टूबर से छुट्टियाँ हो जाती है। तो मिड टर्म का प्रिपरेशन अगस्त से नहीं करना है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक प्लानर बनाओगे। मैंने क्या बोला? 4 घंटे पढ़ने हैं, मंडे टू सैटरडे पढ़ना है, संडे को टेस्ट लेना है। 3 डेज तुम्हें अपना बैकलॉग कवर करना है, 4 डेज अपने मेजर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक प्लानर बनाना है कि 4 दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 3 दिन मेरे बैकलॉग्स क्लियर होंगे। 4 घंटे के सेशन में मैं 30 मिनट्स करके 2 घंटा कंसेप्ट पढ़ूंगा, 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और संडे को मेरा टेस्ट डे होगा। टेस्ट के पेपर्स कहाँ से बनाओगे? टेस्ट के पेपर्स खुद से बनाओगे, अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन फाइंड कर करके। खुद से जब क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हें पता रहेगा ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन इजी है, इसमें 15 मिनट लग रहा है सॉल्व करने में, इसमें 5 मिनट लग रहा है। नाउ दिस इज द एक्चुअल स्ट्रैटेजी वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्टिव इन योर स्टडीज। तुम्हें पता रहेगा यार ये टफ है, ये डिफिकल्ट, और ये तुम्हें 12th में बहुत हेल्प करने वाला है इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब आज से ये 3 मिस्टेक को अवॉइड करना छोड़ दो। नंबर 1, 10 टीचर को फॉलो करना। यूट्यूब में 10 अलग अलग लोग से पढ़ना बहुत गलत है। या तुम स्कूल के टीचर से कुछ पढ़ते हो, घर आकर कुछ पढ़ते हो। मेक श्योर यू फॉलो ओनली 1 टीचर, वेदर स्कूल और वेदर यूट्यूब। एक टीचर की चीज़ों को फॉलो करो। नंबर 2, सिर्फ वीडियोस देखना और नोट्स नहीं बनाना। तुम 1 शॉट लेक्चर्स देखते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, नोट्स नहीं बनाते हो तो बहुत बड़ी गलती है। तुम्हें नोट्स बनाने हैं बेटा, भले तुम शॉर्ट क्रिस्पी प्रिसाइज नोट्स बनाओ, बट बनाओ जो भी तुम्हें समझ आ रहा है। इससे तुम जब उन चीज़ों को रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें तुम्हारी लिखी हुई चीज़ बेहतर समझ आएगी, तुम उनको आंसर्स में इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। एंड नंबर 3 हमेशा ये सोचना आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, वो कभी नहीं आता है। मैंने तुम्हें बस बोला दिन के 4 घंटे दे दो, 30 मिनट्स के स्लॉट में 30 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट तुम रील स्क्रॉल कर सकते हो। इससे ज़्यादा तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू स्टडी फॉर 30 मिनट्स एंड बाकी के 10 मिनट्स तुम्हें जो करना है करो। रील देखो, इधर उधर, जस्ट वॉक इट अराउंड, फिर 30 मिनट आकर पढ़ लो। इससे ज़्यादा और तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक कंप्लीट क्लास 11th मिड टर्म रोड मैप्स डाल दिए हैं। तुम वो कंप्लीट रोड मैप को प्रिंट आउट करवा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि तुम अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दो, चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। क्लास 11 के ऊपर अगर और भी वीडियोस चाहिए ताकि तुम और खुद को एनकरेज कर पाओ अपने 12th जर्नी के लिए, तो ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे हम इन डिटेल सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाला है। बाय, लव यू।